जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। आगामी सीटेट 14-15 दिसंबर एग्जाम में सिर्फ 3 से 4 दिन शेष बचे हुए हैं। इसलिए आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अपना कोई भी स्कोरिंग एरिया ना छोड़ें। सीटेट पेपर 2 में एसएसटी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एसएसटी पेपर 2 में 60 नंबर की आती है। अगर जिसमें से 60 में से अगर आप 50 क्वेश्चन आपने सही कर लिए तो आपको सीटेट पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आज हम सीटेट एसएसटी के एनसीईआरटी बेस्ड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो आपको एग्जाम हॉल में इसी क्लास से 60 क्वेश्चनों में से 10 से 15 क्वेश्चन इसी से देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने इन क्वेश्चनों को सीटेट जुलाई 2024 से लेके 2011 तक के पेपरों को एनालिसिस किया। उसके बाद इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को निकाल के लाए हैं। इसी क्लास से 10 से 12 क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएं और आपको सीटेट पास करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से जाके आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हम क्लास में जो भी पढ़ाते हैं उसके वहां पे सारी पीडीएफ वहां पे भी डाली जाती हैं और उन पीडीएफ के माध्यम से आप क्लास करने के बाद 2 से 3 बार उनका प्रैक्टिस करेंगे कर लें, जिससे आपको सीटेट पास करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। चलिए अब हम बिना देरी किए हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य पाषाण काल के लोग शवों को क्या करते थे? जलाते थे, दफना देते थे, बहा देते थे, छोड़ देते थे। तो मध्य पाषाण काल के लोग शवों को दफना देते थे, जलाते नहीं थे, उन्हें बहाते भी नहीं थे, उन्हें छोड़ भी ऐसे नहीं देते, उन्हें गड्ढा खोद के दफना देते थे। अगले नंबर पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मानव ने कृषि का आरंभ किस युग में किया था? पुरापाषाण काल में किया था, मध्य पाषाण में किया था, मध्य पुरापाषाण काल में किया था, नवपाषाण में किया था। तो मानव ने नवपाषाण काल में खेती का आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कीला कर लिपि का संबंध किस सभ्यता से है? मेसोपोटामिया सभ्यता से है, चीनी सभ्यता से है, सिंधु घाटी सभ्यता से है, मिस्र सभ्यता से। इनमें से आपको ये कीलाकार लिपि का संबंध है मेसोपोटामिया की सभ्यता से है। क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हड़प्पा सभ्यता कब विकसित हुई थी? 2500 ईसा पूर्व में, 5000 ईसा पूर्व में, 2750 ईसा पूर्व में, 3200 ईसा पूर्व में। तो हड़प्पा सभ्यता हमारी 2500 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगले नंबर पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। शंकु वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्पमित्र संघ ने की थी, वसुमित्र संघ ने की थी, बृहद्रथ ने की थी, कनिष्क ने की थी। तो शंकु वंश की स्थापना पुष्पमित्र संघ ने की थी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रामायण के रचयिता कौन थे? रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे या तुलसीदास थे, कालिदास थे, बाणभट्ट थे। ये क्वेश्चन का आंसर लगभग ज्यादा से ज्यादा लोग सही उत्तर देंगे। तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। विकल्प बी बिल्कुल गलत है, सी भी गलत है और डी भी बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर ए 6 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यूनानी यात्री मेगस्थनी किस शासक के दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, अशोक के शासनकाल में, चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो इनमें से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है, अशोक गलत है, विकल्प सी भी गलत है और डी भी गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? इब्राहिम लोधी को हराया था या महाराणा प्रताप को हराया था या सिकंदर लोधी को हराया था या इनमें से किसी को नहीं हराया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध गायक कौन था? इनमें से दे विकल्पों में से उमर दाऊद था, तानसेन था, मोहम्मद रफी थे या इनमें से कोई नहीं थे। तो इनमें से अकबर के दरबार का प्रसिद्ध गायक तानसेन थे। क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है।
उमर दाऊद गलत है, मोहम्मद रफी भी गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 1229 ईस्वी में दिल्ली के सल्तनत में किस मुगल सुल्तान को बगदाद के खलीफा से मान्यता का अधिकार आर व खिलत खिलात प्राप्त हुई? किसको प्राप्त हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त हुई, या जजिया को प्राप्त हुई, या इल्तुतमिश को प्राप्त हुई, या इल्तुतमिश दो बार आ गया है, इल्तुतमिश को प्राप्त हुई। तो इनमें से आपको है, तो इसमें इल्तुतमिश को प्राप्त हुई। इल्तुतमिश से ऑप्शन में दो बार दिया हो तो विकल्प बी और डी दोनों सही आंसर हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कालकोठरी की दुर्घटना कब हुई थी? जून 1750 को हुई थी, जून 1756 को हुई थी, जून 1757 को हुई, या जून 1761 ईस्वी को हुई थी? तो कालकोठरी की घटना जून 1750 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत में विलय के पूर्व चंद्र नगर है, यहाँ ग्रहण नहीं चंद्र नगर इसे लिखा जाना चाहिए। चंद्र नगर किस देश के अधिकार में था? पुर्तगाल के अधिकार में था, या स्पेन के अधिकार में था, इंग्लैंड के अधिकार में, फ्रांस का अधिकार था? तो चंद्रनगर भारत के विलय के पूर्व फ्रांस के अधिकार में था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नालंदा खंडहर का संबंध था मौर्य काल से था, गुप्त काल से था, या मुगल काल से था? तो इसमें हम नालंदा खंडहर का संबंध गुप्त काल से था, मौर्य काल से नहीं था, ना तो मुगल काल से था, ना तो राजपूत काल से था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। राजपूत काल में निर्मित कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में स्थित है, भुवनेश्वर में स्थित है, माउंट आबू में स्थित है, खजुराहो में स्थित है? तो महादेव सूर्य मंदिर खजुराहो में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आर्यों का प्रमुख भाषा थी, अपभ्रंश भाषा थी, या प्राकृत भाषा थी, संस्कृत भाषा थी, या पाली भाषा थी? तो आर्यों की प्रमुख भाषा संस्कृत मानी जाती थी। अपभ्रंश बिल्कुल गलत है, प्राकृत भी गलत है, और पाली भी गलत है। संस्कृत बिल्कुल सटीक आंसर 15 का सी विकल्प। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। महाभारत की रचना की थी, वाल्मीकि ने की थी, व्यास ने की थी, कालिदास ने की थी, या सूरदास ने की थी? इनमें से वाल्मीकि की रचना किसने की थी? तो वाल्मीकि की रचना व्यास जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी में हुआ था, या 1826 ईस्वी में, 1725 ईस्वी में हुआ था, या 1776 ईस्वी में हुआ था? इनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? गरम दल के प्रमुख नेता मोतीलाल नेहरू थे, या आजाद चंद्रशेखर आजाद थे, या फिरोज शाह मेहता थे, लोकमान्य तिलक थे? गरम दल के प्रमुख नेता लोकमान्य तिलक थे। क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को दिया जाता है, फिरोज शाह मेहता को दिया जाता है, या उपयुक्त में से किसी को नहीं दिया जाता है? तो उग्र राष्ट्रवाद का उदय का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? यहाँ तो थोड़ा गलत हुआ है, यहाँ होना चाहिए सीटें। कितनी सीटें मिली? 200 सीटें मिली, या 201 सीटें मिली, 205 सीटें मिली, या 215 सीटें मिली? तो जुलाई 1946 के संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को 201 सीटें टोटल मिली। क्वेश्चन नंबर 20 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही, बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात की वायु दिशा क्या होती है? दक्षिणावर्त होती है, या वामावर्त होती है, पश्चिम से पूर्व होती है, पूर्व से पश्चिम होती है? तो उत्तरी गोलार्ध की चक्रवात की दिशा वामावर्त होती है। क्वेश्चन नंबर 21 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। फिलीपींस, जापान और चीन सागर में है, में जो उष्णकटिबंधीय समुद्री तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है?
टॉर्नेडो कहा जाता है, हेलस्टॉर्म कहा जाता है, टाइफून कहा जाता है, थंडर कहा जाता है। इन्हें टाइफून कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो वायु जलवायु ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है या बढ़ जाती है या पहले घटती है पुनः बढ़ जाती है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता? क्वेश्चन नंबर 23 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, बढ़ती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। डेटम रेखा क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई या गहराई ऊंचाई तथा गहराई मापी जाती है, यह प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़े के मध्य है, यह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, यह काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर है। तो डेटम रेखा है जो समुद्र तल से क्षैतिज रेखा की रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? ए फ्लिंटिंग का है, सैंपल का है, डेविस का है, ट्रांसिल का है। ये कथन ए फ्लिंटिंग का है। क्वेश्चन नंबर 25 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत कितनी जनसंख्या वाले गांवों को जोड़ने की योजना है? 200 लोग रहने वाली जनसंख्या का, 300 जनसंख्या है, 400 जनसंख्या या 500 जनसंख्या का? तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जिस गांव में 500 लोग रहते हैं उस गांव को सड़क से जोड़ने की योजना है। क्वेश्चन नंबर 26 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस राज्य में टाटा लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित है? छत्तीसगढ़ में है, बिहार में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है? विकल्प नंबर सी झारखंड में है। लौह इस्पात, टाटा लौह इस्पात झारखंड में है। विकल्प नंबर क्वेश्चन नंबर 27 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। दामोदर घाटी परियोजना संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है या पश्चिम बंगाल से संबंधित है या केरल से संबंधित? दामोदर घाटी परियोजना का संबंध पश्चिम बंगाल से है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? मेघालय का है, मिजोरम का है, सिक्किम का है, अरुणाचल प्रदेश है? न्यूनतम जनसंख्या का घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 29 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 23 अप्रैल को मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है, 25 अप्रैल को मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। संसदात्मक शासन का प्रमुख दोष है कार्यपालिका की अस्थिरता, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का विरोध, मंत्रिमंडल तानाशाही की प्रवृत्ति, उपयुक्त में से सभी? तो इसमें होगा उपयुक्त में से सभी। संस्थात्मक शासन का प्रमुख दोष यही है कि कार्यपालिका की उसमें अस्थिरता होती है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का विरोध होता है, मंत्रिमंडल की तानाशाही की प्रवृत्ति होती है। इसलिए ये तीनों ऑप्शन सही, इसलिए इसका विकल्प होगा डी। उपयुक्त में से सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपनाने वाला और अध्यक्षात्मक व्यवस्था का मॉडल देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका है या फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है? तो इसमें आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 32 का विकल्प नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल सटीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। संसद की बैठक एक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए? एक बार होनी चाहिए, 2 बार होनी चाहिए, 3 बार होनी चाहिए, 4 बार होनी? संसद की बैठक एक वर्ष में 2 बार होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। पंथ निरपेक्षता का अभिप्राय क्या है? सभी धर्म का विरोधी है, राज्य किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, राज्य किसी धर्म विशेष को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं देगा, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो पंथ निरपेक्षता का अभिप्राय यह है कि राज्य किसी भी धर्म को विशेष को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 34 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35।
भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकारों की प्रेरणा हमें किस देश से संविधान में प्राप्त हुई है? अमेरिका से प्राप्त हुई है, फ्रांस से प्राप्त हुई है, ब्रिटेन से प्राप्त हुई है, ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त हुई। तो हमें मौलिक अधिकारों की प्रेरणा हमें अमेरिका से प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 35 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी का प्रयोग किया जाता है या 8वीं अनुसूची में से कोई भाषा, या अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है, या हिंदी अथवा अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया। 1958 में प्रारंभ किया गया, 1962 में प्रारंभ किया, 1959 में प्रारंभ किया है, 1960 में प्रारंभ किया गया। 1959 में प्रारंभ किया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था 1959 में प्रारंभ की गई। क्वेश्चन नंबर 37 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। शिक्षार्थियों में स्वाध्याय व गहन अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित करना किस विधि की विशेषता है? इकाई शिक्षण विधि की विशेषता है, निरीक्षण विधि की विशेषता है, कार्यगोष्ठी विधि की विशेषता है, या अवेंषण विधि की विशेषता है? छात्रों में स्वाध्याय व गहन अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित करना अन्वेषण विधि की प्रमुख भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 38 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। कभी कभी कठिन समस्याएं प्रस्तुत करने पर बालक के मन में निराशा की भावना आ जाती है। ये किस शिक्षणविद का दोष है? अवलोकन का दोष है, स्रोत संदर्भ का दोष है, समस्या समाधान का दोष है, या कार्यगोष्ठी का दोष है? तो ये समस्या समाधान का दोष है। क्वेश्चन नंबर 39 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। प्रयोजन विधि का अनुमोदन किसने किया? एच.सी. मौर्यन ने किया, किलपैट्रिक ने किया, डीयूवी ने किया, बिलार्ड ने किया। किलपैट्रिक ने किया। क्वेश्चन नंबर 40 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि है। प्रयोजना है, समस्या समाधान है, अवलोकन है, स्रोत संदर्भ है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। सीख करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित शिक्षाविद प्रयोजन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कक्षा में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित समय का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए? 40% लगाना चाहिए, 50% लगाना है, 60% या 20% लगाना चाहिए? तो 60% समय लगाना चाहिए। विकल्प नंबर क्वेश्चन नंबर 42 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। प्रयोगात्मक विधि में मार्गदर्शन होता है। छात्र प्रयोगात्मक विधि में मार्गदर्शन होता है। आगे छात्र होता है, अध्यापक होता है, मार्गदर्शक होता है। यहाँ मार्गदर्शक होना चाहिए, मार्गदर्शन नहीं, मार्गदर्शक होना चाहिए। छात्र होता है, अध्यापक होता है, प्रयोगशाला सहायक होता है, प्रधानाध्यापक होता है। तो यहाँ पे होगा अध्यापक होता है। क्वेश्चन नंबर 43 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। किस विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं? निगमन विधि में होते हैं, स्रोत विधि में होते हैं, प्रयोजन विधि में होते हैं, या आगमन विधि में होते हैं? विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर बच्चे आगमन विधि में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। प्रादेशिक विधि के प्रवर्तक है। एच.सी. मॉरिसन है, किलपैट्रिक है, हर्बर्टसन है। प्रादेशिक विधि के प्रवर्तक हर्बर्टसन है। क्वेश्चन नंबर 45 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तत्व का अध्ययन किया जाता है? सामाजिक संबंधी अध्ययन किया जाता है, मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, नागरिकता का अध्ययन किया जाता है, या ये सभी का अध्ययन? सामाजिक अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत समाज संबंधी भी अध्ययन किए जाते हैं, मानवीय संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है, नागरिकता का भी अध्ययन किया जाता है। इसलिए विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है कि इसमें विकल्प ए और बी सी दो तीनों सही है।
तो ये तीनों विकल्प ये सभी सही होगा। विकल्प क्वेश्चन नंबर 46 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। समस्या समाधान विधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह विधि बाल केंद्रित है, यह शिक्षक केंद्रित है, यह परंपरागत विधि है, या ये सभी है? तो समस्या समाधान के लिए बाल केंद्रित विधि सबसे उपयुक्त विधि है। क्वेश्चन नंबर 47 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48। निम्न में से कौन सा योजना विधि का पद नहीं है? परिस्थिति उत्पन्न करना, योजना चुनाव करना, योजना निर्माण करना, योजना मूल्यांकन करना। इसमें से योजना विधि का पद नहीं है, जो है योजना निर्माण करना योजना पद के अंतर्गत नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का क्वेश्चन नंबर सी बिल्कुल विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 49। प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है, प्रयास एवं त्रुटि को महत्व दिया जाता है, करके सीखने के सिद्धांत को महत्व दिया जाता है, अनुभव को महत्व दिया जाता है, उपयुक्त तो सभी को महत्व दिया जाता है। तो प्रयोगशाला विधि में महत्व, करके सीखने को बहुत महत्व दिया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 49 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 50 और इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। योजना विधि का दोष है, कौन सा दोष है? योजना विधि का क्रियाशीलता को महत्व नहीं देती है, यह छात्र समूह में कार्य करना नहीं सीख पाते हैं, नेतृत्व क्षमता कुंठित होती है, यह अत्यंत खर्चीली होती है। योजना विधि जो है अत्यंत खर्चीली होती है, यही इसका सबसे बड़ा दोष है। अब ये क्लास आपको कैसे लगी, ये हमें कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब अपने साथियों के साथ शेयर करें, जिससे आपको अपने साथियों को भी तैयारी करने का अच्छा मौका मिले। और कमेंट के माध्यम से हमें ये जरूर बताएं कि 50 आउट ऑफ 50 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जय हिंद।